नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 14 मार्गणाओं के अंतर्गत काय मार्गणा पर अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। काय मार्गणा के अंतर्गत पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक, ये 6 प्रकार के जीवों के स्वरूप, उनकी संख्या और उनके आकार आदि का वर्णन अपना चल रहा है। इस वर्णन के अंतर्गत अभी अपन सभी ने इन 6 प्रकार के जीवों का स्वरूप समझ लिया है। पिछली कक्षा में हमने स्थावर जीवों का स्वरूप समझने के बाद त्रस जीवों का स्वरूप समझा था और त्रस जीव कहाँ निवास करते हैं इसको भी समझा था। त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही रहते हैं, त्रस नाड़ी के बाहर नहीं पाए जाते। त्रस नाड़ी के बाहर केवल 3 विशेष परिस्थितियां होती हैं, उपपाद की, मारणांतिक समुद्घात की और केवली समुद्घात की। ये 3 विशेष परिस्थितियों में ही त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर होते हैं। बाकी अन्य कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाए जाएं, वो सदैव त्रस नाली के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर इसके बाद अपन ने सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीरों को देखा था, या ऐसे 8 स्थान देखे थे जहां पर बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। सूक्ष्म निगोदिया जीव तो संपूर्ण तीनों लोकों में भरे पड़े हैं, लेकिन 8 स्थान ऐसे हैं जहां बादर निगोदिया जीव नहीं होते। तो वो 8 स्थान कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इन 4 प्रकार के स्थावरों का शरीर, देवों का शरीर, नारकियों का शरीर, आहारक शरीर और केवली भगवान का शरीर। ये 8 स्थान ऐसे हैं जहां पर बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। अर्थात ये जितने भी जीव हैं इनका शरीर अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहता है। इनके अलावा जो जीव बचे हुए हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रियों में मनुष्य और त्रियंज, इनका जो भी शरीर है ये सप्रतिष्ठित ही होता है। अर्थात इनके आश्रय से साधारण शरीर वाले जीव उत्पन्न होते रहते हैं। फिर इसके बाद अपन ने इन त्रस जीवों का और स्थावर जीवों के आकार पर चर्चा की थी। तब इधर इन्होंने बताया था कि पृथ्वी का एक जीवों का आकार मसूर के दाने के समान गोल होता है, जल का एक जीवों का आकार जल की बूंद के समान गोल होता है, अग्नि का एक जीवों का आकार सुइयों के समूह के समान लंबा लंबा सा होता है, और वायु का एक जीवों के शरीर का आकार ध्वजा के समान चौकोर या आयताकार आकृति वाला होता है। फिर भी ये जितने भी आकार हैं ये घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होते हैं। वनस्पति कायक का और त्रस जीवों का आकार कैसा है? तो इसको इन्होंने अनेक प्रकार का बताया था। ये कैसा होता है? तब बताया था कि ये घनांगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर के संख्यात घनांगुल प्रमाण तक हो सकता है। फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि ये जो काय है ये काय ही कर्म भार को वहन करते हुए एक भव से दूसरे भव में इस आत्मा को ले जाता है। अथवा यूं कहें कि जो ये आत्मा है ये इस काय के माध्यम से ही कर्मों का भार ढोती रहती है। जैसे एक कांवड़िए होते हैं, वो कांवड़िए कांवड़ पर अपने भार को या वजन को या बोझे को रखे रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। इसी प्रकार से यह आत्मा भी
काय रूपी कांवड़िया पर अपने कर्म रूपी वजन को या भार को रख करके एक भाव से दूसरे भाव तक जाती है। कुल मिलाकर के कर्म को ढोने का काम कौन कर रहा है? ये काय ही कर रही है। काय के अपन ने भेद देख लिए, स्थावर काय और त्रस काय। हमने बताया था त्रस काय का उदय 14वें गुण स्थान तक होता है। ये काय अलग है और मन वचन काय वाला काय अलग है। जो मन वचन काय वाला काय है वो शरीर नाम कर्म के उदय से होता है, इसीलिए वहां काय योग कहा जाता है। और ये जो काय है, ये काय जो है ये त्रस नाम कर्म के उदय से है, स्थावर नाम कर्म के उदय से है। स्थावर नाम कर्म का उदय प्रथम गुण स्थान तक ही होता है और त्रस नाम कर्म का उदय 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक होता है। इसीलिए अंतिम समय तक यह आत्मा कर्मों से सहित कहलाती है। और जैसे ही त्रस नाम कर्म के उदय का अभाव होता है, यह जीव कर्म भार से रहित होकर के सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है और उसको फिर हम अकायवान कहते हैं। जितने भी संसारी जीव हैं ये कायवान कहलाते हैं और जो सिद्ध जीव हैं, मुक्त जीव हैं, वो काय से रहित अकाइया कहलाने लगते हैं। इधर इन्होंने बताया था कि जैसे कंचन यानी जो स्वर्ण होता है, जब उस स्वर्ण को अग्नि में तपा दिया जाता है या अग्नि का संयोग उसको मिलता है तो यह अपने किट्ट कालिमा रूपी अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार की अशुद्धियों से रहित हो जाता है। इसी प्रकार यह जीव भी जब ध्यान रूपी अग्नि का संयोग प्राप्त करता है तो फिर इसके भी इस काय का और कर्म बंध इन दोनों प्रकार के कर्म मलों का अभाव हो जाता है और यह शुद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है, शुद्ध स्वर्ण के समान। इस प्रकार से इधर इन्होंने काय से रहित जीवों का वर्णन किया था। फिर इसके बाद अब जो 11 गाथाएं यहां पर लिखी हुई हैं, इन 11 गाथाओं में जीवों की संख्या का वर्णन किया जा रहा है। पूर्व कक्षाओं में जब हमने इंद्रिय मार्गणा देखी थी तो इंद्रिय मार्गणा में वहां उन्होंने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय इन 30 जीवों की संख्या का व्याख्यान कर दिया था और स्थावर जीवों के संबंध में लिखा था कि इन स्थावर जीवों की संख्या हम काय मार्गणा के अंतर्गत बताएंगे। तब अपन ने कल एक गाथा देखी थी जिसको अपन ने ओरली देखा था, आज अपन उसको बोर्ड के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। देखें 204 नंबर की गाथा में 4 प्रकार के स्थावर जीवों की संख्या का वर्णन किया जा रहा है। उसमें इधर इन्होंने बताया था कि सबसे कम तेजस कायक होते हैं। तेजस कायक यानी अग्नि कायक, ये कितने होते हैं? तो आउढ़ राशि वारम लोगे, जो लोक है उस लोक को 3.5 बार परस्पर में गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि लोक के जितने प्रदेश हैं उसमें 3.5 का गुणा करें, नहीं, लोक के जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों में उतने ही प्रदेशों का 1 बार गुणा करें। फिर जो गुणनफल आएगा उसमें फिर लोक के प्रदेशों का दूसरी बार गुणा करें। फिर जो गुणनफल आएगा उसमें लोक के प्रदेशों का तीसरी बार गुणा करें। फिर जो गुणनफल आएगा उसमें लोक के प्रदेश जितने हैं उनके आधे का फिर गुणा करें। कुल मिलाकर के 3.5 बार इसका गुणा करना है, परस्पर में गुणा करके गुणनफल निकालना है। तब जाकर के जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम तेजस कायक कहेंगे। जैसे मान लो कि लोक के प्रदेश 100 हैं तो 100 में हम 3.5 का गुणा नहीं करेंगे। 100 में 3.5 का गुणा करेंगे तो निकलेगा 350। नहीं, ऐसे नहीं करना है। यदि लोक के प्रदेश 100 है तो 100 में 100 का गुणा करो तो कितने होंगे? 10,000। फिर इस 10,000 में फिर 100 का गुणा करो तब आएंगे ये 10 लाख। फिर इसमें 100 का गुणा करो तब आएंगे ये 10 करोड़। फिर आधे का और गुणा करो तो 50 का और गुणा करोगे तब जाके आएगा लगभग 500 करोड़ या 5 अरब। तो ये प्रकार की देखो, लोक के प्रदेश कितने थे? 100 थे, लेकिन तेजस कायकों की संख्या कितनी तक पहुंच गई? 500 करोड़ तक पहुंच गई। बस ये अन्योन्य संगुणी, अन्योन्य संगुणी का मतलब परस्पर में गुणा करना है, तब जाकर के ये तेजस कायक जीवों की संख्या निकलेगी। अब तेजस कायक जीवों की संख्या से पृथ्वी कायक और अधिक हैं, जल कायक और अधिक हैं, वायु कायक और अधिक हैं, अहिया, अहिया का मतलब अधिक होती हैं। अब ये अधिक कितने हैं? तो लिखा पड़ी भागो असंख्य लोगो दू, जो प्रतिभाग करना है वो असंख्यात लोक का प्रतिभाग करना है।
कुल मिलाकर के जो तेजस कायकों की संख्या है, उस तेजस कायकों की संख्या में असंख्यात लोक का भाग लगाएंगे, और उसमें जब भाग लगाएंगे तो जो भागफल निकलेगा उस भागफल को हम तेजस कायकों की संख्या में जोड़ेंगे, तो जो संख्या निकलेगी वो पृथ्वी कायकों की होगी। फिर से समझ लें, इसको बोर्ड के माध्यम से समझते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखें, जैसे मान लो अभी अपन ने तेजस कायकों की संख्या कितनी निकाली, एक अंदाज लगाया था, तो हमने 3.5 बार गुणा किया और हम 500 करोड़ तक पहुंच गए थे। यहां अपन एक छोटा उदाहरण लेते हैं, उससे अपन को समझ में आएगा। सबसे पहले कौन है? तेजस कायक। अब तेजस कायकों की संख्या यदि मान लो हम 1000 मानते हैं, कितनी मानी? 1000। अब इस 1000 में असंख्यात लोक का भाग लगाना है, तो असंख्यात लोक हम कितना माने? मान लो हमने असंख्यात लोक को 10 मान लिया। असंख्यात लोक का प्रमाण कितना है? 10। अब क्या करेंगे? इस 1000 में 10 का भाग लगाया तो कितना निकलेगा? 100। अब इस 100 को इस 1000 में जोड़ना है, जो तेजस कायकों की संख्या है उसी में जोड़ेंगे। तो अब 1000 में जब 100 जोड़ेंगे तो ये पृथ्वी कायकों की संख्या निकलेगी। तो ये पृथ्वी कायक कितने हो गए? ये हो जाएंगे 1000 प्लस 100 बराबर 1100। ठीक है। अब दूसरा देखें, जल कायकों की संख्या कितनी निकलेगी? तो अब जल कायकों की संख्या के लिए अब जो पृथ्वी कायकों की संख्या है कितनी है? 1100। इस 1100 में असंख्यात लोक का भाग लगाएंगे। अब इस 1100 में भाग लगाएंगे 10 का, तो कितना निकलेगा? 110। और इस 110 को किस में जोड़ दें? इस पृथ्वी कायकों की संख्या में। 110 को जब हम 1100 में जोड़ेंगे तो 1100 प्लस 110 बराबर निकला ये 1210। ये निकली जल कायकों की संख्या। अब जल कायकों की संख्या के बाद वायु कायकों की संख्या कितनी निकलेगी? तो अब 1210 में 10 का भाग लगाएंगे, तो वायु कायकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1210 डिवाइड 10 कितना निकला? 121। अब इस 121 को किस में जोड़ दें? जल कायकों की संख्या में। तो जल कायकों की संख्या कितनी थी? 1210। अब इसमें 121 जोड़ोगे तो ये निकलेंगे 1331। अब देखो कितनी संख्या हो गई। अग्नि कायक से पृथ्वी कायक ज्यादा, पृथ्वी कायक से जल कायक ज्यादा, जल कायक से वायु कायक ज्यादा। कितने ज्यादा हो रहे हैं? कुछ अधिक हो रहे हैं। कितना अधिक हो रहे हैं? यदि तेजस कायक 1000 थे तो पृथ्वी कायक 1100 है। पृथ्वी कायक 1100 थे तो जल कायक 1210 है, और जल कायक 1210 है तो वायु कायक 1331 है। तो 1000 से अधिक 1100, 1100 से अधिक 1210, 1200 से अधिक 1331। इस प्रकार से ये अपन को अधिक अधिक लगाना है। प्रतिभाग क्या करना है? असंख्यात लोक। बस ये असंख्यात लोक का जब अपन भाग लगाएंगे तब ये संख्या इस प्रकार से निकलेगी। अब ये 4 स्थावरों की संख्या बता दी। अब अगली गाथा में जो वनस्पति कायक हैं उन वनस्पति कायकों की संख्या बताएंगे। वनस्पति कायक के अपन ने 2 भेद किए थे, एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। तो सबसे पहले ये प्रत्येक वनस्पति की संख्या बताएंगे। प्रत्येक वनस्पति में भी 2 भेद किए थे, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो दोनों की संख्या बताई जाएगी। तो पहले अप्रतिष्ठित प्रत्येक की बताएंगे, फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक की बताएंगे, फिर साधारण की बताएंगे। इस प्रकार से बताएंगे। फिर इसके बाद इन सभी प्रकार के जीवों में सूक्ष्म और बादर का भेद है। तो सूक्ष्म जीव कितने होते हैं, बादर जीव कितने होते हैं। फिर उन सूक्ष्म जीवों में भी 2 भेद करेंगे, पर्याप्त का और अपर्याप्त का। तो सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तक कितने हैं, अपर्याप्तक कितने हैं। इसी तरह बादर जीवों में पर्याप्तक कितने हैं और अपर्याप्तक कितने हैं। तो ऐसा ये वर्णन लगभग 11 गाथाओं में आने वाला है। इसको अपन लोग अब आगे पढ़ेंगे। आइए देखें, अगली गाथा देखते हैं। देखें अगली गाथा देखें। अपदिष्ठित पत्तेया, अपदिष्ठित पत्तेया असंख्य लोग पमाणया होन्ति, असंख्य लोग पमाणया होन्ति। तत्तोपदिष्ठिदा पुण
तत्तोपदिठिदा पुण असंख्य लोगेण संगुणिदा असंख्य लोगेण संगुणिदा अपदिठिद पत्तेया असंख्य लोग पमाणया होन्ति तत्तोपदिठिदा पुण असंख्य लोगेण संगुणिदा। देखिए इस गाथा में अब प्रत्येक वनस्पति की संख्या बता रहे हैं। प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो सबसे पहले लिखा अपदिठित यानी अप्रतिष्ठित, जो साधारण शरीर वाले जितने जीव हैं उनसे प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कितनी है? असंख्य लोक प्रमाणया होती, असंख्यात लोक प्रमाण होती है। देखो अभी अपन ने तेजस कायक की देखी थी, तो ये लोक का 3.5 बार परस्पर में गुणा किया था। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर तो लोक में जितने प्रदेश हैं उसमें असंख्यात का गुणा कर रहे हैं। असंख्यात लोक प्रमाण ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होती है। फिर इस अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति से प्रतिष्ठित प्रत्येक कितनी ज्यादा होती है? तब लिख रहे हैं तत्तोपदिठिदा पुण असंख्य लोगेण संगुणिदा। फिर जितनी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या है उसमें असंख्यात लोक का ही फिर से गुणा करें। अब असंख्यात लोक तो पहले ही कर दिए थे अप्रतिष्ठित में, अब उसमें असंख्यात लोक का फिर से गुणा करेंगे, तब जाकर के सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति निकलेगी। मतलब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या कई गुना ज्यादा है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या कम है। इस प्रकार से यहां पर 5 प्रकार के स्थावरों की चर्चा हो गई। कौन कौन से? पृथ्वी कायक बता दिए, जल कायक हो गए, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक में प्रत्येक वनस्पति की चर्चा हो गई। अब इधर अगली गाथा में बता रहे हैं, इनमें बादर और सूक्ष्म साधारण वनस्पति की चर्चा इसके बाद करेंगे। पहले इन्हीं में बादर और सूक्ष्म की चर्चा कर रहे हैं कि बादर जीव कितने हैं और सूक्ष्म जीव कितने होते हैं। सग सग असंख्य भागो, सग सग असंख्य भागो, बादर कायाण होदि परिमाणम, बादर कायाण होदि परिमाणम, शेषासुहम पमाणम, शेषासुहम पमाणम, पडिभागो पुव्वणे दिट्ठो, पडिभागो पुव्वणे दिट्ठो, सग सग असंख्य भागो, बादर कायाण होदि परिमाणम, शेषासुहम पमाणम, पडिभागो पुव्वणे दिट्ठो। देखें अब इनमें सूक्ष्म और बादर का भेद कर रहे हैं। देखिए सूक्ष्म और बादर का भेद जो है वो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक और वायु कायक में ही लगाना है। जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक है ये तो प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है, इसीलिए इधर सूक्ष्म बादर का भेद नहीं लगेगा। देखें सग सग असंख्य भागु, सग सग यानी स्वयं स्वयं का, असंख्यात्मा भाग प्रमाण, बादर कायाण होदि परिमाणम। असंख्यात्मा भाग, मान लो हमने तेजस कायकों की संख्या निकाली, उन तेजस कायकों में असंख्यातवे भाग का भाग लगाएं। अब किसका असंख्यात भाग लगाना है? तो इधर इन्होंने लिखा पडिभागो पुव्वणे दिट्ठो। जो प्रतिभाग है, जो असंख्यात का भाग लगाना है वो कौन सा है? पल्य का असंख्यात्मा भाग है कि सागर का असंख्यात्मा भाग है कि घनांगुल का है कि सूच्यंगुल का है कि लोक का है? तब इधर कह रहे हैं पडिभागो पुव्वणे दिट्ठो। प्रतिभाग को हम पूर्व निर्दिष्ट कर चुके हैं। पूर्व निर्दिष्ट कहां किया था? ये 204 नंबर की गाथा में। इसके पहले ही अपन ने 2 गाथा पहले पढ़ा था, तो लिखा था पडिभागो असंख्य लोगोदू, असंख्यात लोक प्रमाण, ये प्रतिभाग है। तो अब क्या करना है? सग सग असंख्य भागु, पृथ्वी कायकों की जितनी संख्या है उतनी संख्या में असंख्यात लोक का भाग लगाएं। जल कायकों की जितनी संख्या है उसमें असंख्यात लोक का भाग लगाएं। अग्नि कायक की जितनी संख्या है उसमें असंख्यात लोक का भाग लगाएं। तो जिस जिस स्थावर के भेद के हम सूक्ष्म बादर की संख्या निकालना चाहते हैं उस प्रकार की प्रजाति में असंख्यात लोक का भाग लगाना है। यदि पृथ्वी कायक की चर्चा करेंगे तो पृथ्वी कायकों की जितनी संख्या अभी अपन ने निकाली थी उस संख्या में असंख्यात लोक का भाग लगाएंगे। अब जो एक भाग निकलेगा
जो एक भाग निकलेगा वो तो बादर कायाण होदि परिमाणम, वो एक भाग प्रमाण तो बादर जीव है, बादर पृथ्वी का एक, और बहुभाग प्रमाण वो कहलाएंगे शेषा सुहम प्रमाणम, शेष कहलाएंगे सूक्ष्म का प्रमाण। मतलब मान लो कि पृथ्वी का एक जीवों की संख्या 100 है, पृथ्वी का एक जीवों की संख्या 100, और जो असंख्यात लोग का भाग लगाना है वो है मान लो 5, तो हमने 5 का भाग जब 100 में लगाएंगे तो कितना निकला, 20 उत्तर आएगा। तो 20 जो संख्या निकली ये तो है बादर, ये बादर पृथ्वी का एक कहलाएंगे, और 100 में से 20 को घटा दो तो कितना बचा, 80, ये 80 कहलाएंगे सूक्ष्म पृथ्वी का एक। कुल मिलाकर के सूक्ष्म जीवों की संख्या कई गुना ज्यादा होती है, बादर जीवों की संख्या बहुत कम है। तो पृथ्वी कायकों की जितनी संख्या कुल टोटल है उन सभी पृथ्वी कायक जीवों में बादर पृथ्वी कायक कम है, सूक्ष्म पृथ्वी कायक ज्यादा है। इसी प्रकार जल कायकों में जितनी जल कायकों की संख्या है उसमें बादर जल कायक जीव कम है, सूक्ष्म जल कायक जीव ज्यादा है। अग्नि कायकों में भी बादर अग्नि कायक जीव कम है, सूक्ष्म अग्नि कायक ज्यादा है। इसी तरह वायु कायकों में भी बादर वायु कायक जीव कम है और सूक्ष्म वायु कायक जीवों की संख्या ज्यादा होगी। तो ये सूक्ष्म बादर का प्रमाण बता दिया। अब आगे बता रहे हैं, अब सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तक कितने और अपर्याप्तक कितने, अब इसका प्रमाण बता रहे हैं। देखें, सुमे सुशंख भागम, सुमे सुशंख भागम, शंखा भागा अपुण्यगा इदरा, शंखा भागा अपुण्यगा इदरा, जस्य अपुण्यधादो, जस्य अपुण्यधादो, पुण्यधा शंख गुणदकमा, पुण्यधा शंख गुणदकमा, सुमे सुशंख भागम, शंखा भागा अपुण्यगा इदरा, जस्य पुण्यधादो, पुण्यधा शंख गुणदकमा। देखें, अब जो बादर और सूक्ष्म की संख्या बताई है, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक और वायु कायकों में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या ज्यादा है, बादर जीवों की संख्या कम है। अब जितने सूक्ष्म जीव हैं उनमें पर्याप्तक ज्यादा हैं कि अपर्याप्तक ज्यादा हैं, तब इधर लिख रहे हैं सुहमेशु, जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें शंख भागम, संख्यात का भाग लगाना है। अभी अपन ने जो ऊपर की गाथा में भाग लगाया था वो असंख्यात लोक का भाग लगाया था, अब असंख्यात लोक का भाग नहीं लगाना, अब तो संख्यात का भाग लगाना है। अब संख्यात की संख्या कुछ भी हो सकती है, तो संख्यात का भाग लगाएंगे तो जो एक भाग निकलेगा और जो बहुभाग निकलेगा, देखो दो चीजें लिखी हैं सुहमेशु, शंख भागम, शंखा भागा। शंख भागम का मतलब संख्यात्मा भाग और शंखा भागा का मतलब बहुभाग। तो ये क्रम से लगाना है, अपुण्यगा इदरा, अपुण्यगा यानी अपर्याप्तक और इदरा यानी पर्याप्तक। तो जो शंख भागम एक भाग निकलेगा वो एक भाग प्रमाण तो है अपर्याप्तक, और जो संख्यात भाग निकलेंगे कई भाग बहुभाग जो निकलेगा वो होंगे पर्याप्तक। कुल मिलाकर के सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तक जीवों की संख्या ज्यादा है, अपर्याप्तक जीवों की संख्या कम है। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर। अब ये जो सूक्ष्म बादर अपन ने किए, इनमें सूक्ष्म जीवों में देखें तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म पर्याप्तक, पृथ्वी का एक सूक्ष्म अपर्याप्तक, जल का एक सूक्ष्म पर्याप्तक, जल का एक सूक्ष्म अपर्याप्तक। अब इनमें जो जल का एक सूक्ष्म पर्याप्तक है और जल का एक सूक्ष्म अपर्याप्तक है, इनमें किसकी संख्या ज्यादा है, तो जो पर्याप्तक होंगे उन पर्याप्तकों की संख्या ज्यादा है, अपर्याप्तकों की संख्या कम है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जस्सी अपुण्यधादो, अपुण्य अध्यातः, अद्धा का मतलब होता है काल, क्योंकि अपर्याप्तक अवस्था का जो काल है उस अपर्याप्तक अवस्था के काल से पुण्यधा पर्याप्तकों का काल शंख गुणितकमा, संख्यात गुणा अधिक होता है। देखो अपर्याप्तक किसको कहते हैं, जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जो लब्ध पर्याप्तक होगा। और लब्ध पर्याप्तकों की आयु कितनी होती है, क्षुद्र भव प्रमाण।
तो क्षुद्रभव प्रमाण जिसकी आयु है वो कम समय तक जीवित रहेगा, और कम समय तक जीवित रहेगा, जल्दी मर जाएगा, तो उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जिनकी आयु पर्याप्तक जो होंगे उनकी आयु बहुत ज्यादा होगी। जैसे पृथ्वी कायक के दो भाग किए जाते हैं, पृथ्वी कायक कोमल भाग, नरम भाग, मुलायम भाग, और एक पृथ्वी कायक का ठोस कठोर भाग, तो खर भाग भी उसको कहते हैं। इन दोनों की आयु अलग अलग कही गई है, 12,000 वर्ष और 22,000 वर्ष कही गई। इसी प्रकार से जल कायकों की आयु 7,000 वर्ष प्रमाण कही गई। मतलब जो पानी बहता हुआ दिख रहा है या जो पानी की एक बूंद है, उस बूंद को जिस जीव ने अपना शरीर बनाया, उस जल कायक जीव की बात कर रहे हैं। उस बूंद में जो चींटी वगैरह तैर रही है उस तरह जीव की बात नहीं कर रहे हैं। उस जीव का जिसका जल ही शरीर है, उस जल कायक जीव की आयु 7,000 वर्ष तक हो सकती है, 7,000 वर्ष तक। मतलब सोचो जरा, पृथ्वी कायक जीव की आयु 22,000 वर्ष तक हो सकती है। इसी तरह से वायु कायक जीवों की आयु 3,000 वर्ष होती है, और अग्नि कायक जीवों की आयु मात्र 3 दिन की होती है। अग्नि कायक जीव, यदि कोई अग्नि जलाई है तो उसमें जो जीव उत्पन्न हुआ है, अग्नि ही जिसका शरीर है, वो अग्नि 3 दिन तक जीवित रहती है। इसीलिए संभवतः ऐसा कहा जाता है कि अपने यहाँ जब घर में कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है तो उसकी जब दाह संस्कार किया जाता है, तो दाह संस्कार के बाद जो अस्थि विसर्जन होता है उसके बीच में 3 दिन का अंतर रखते हैं। इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो अस्थि को ठंडा होने में 3 दिन लगेंगे। उसमें जो अग्नि कायक जीव है वो 3 दिन तक जीवित रह सकता है, फिर उसके बाद वह जीवित नहीं रहता है, अग्नि ठंडी हो जाती है, फिर उसका तीसरे दिन जाकर के अस्थि विसर्जन आदि की क्रियाएं की जाती हैं। ऐसा संभवतः ऐसा लगता है कि ये ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से इधर पर्याप्तकों की जो मात्रा है वो सर्वाधिक है, अपर्याप्तक जीवों की संख्या कम है सभी में। अब ये सूक्ष्म की बात कर दी, अब इसके बाद बादर जीवों की बात कर रहे हैं कि बादर जीवों में कैसे लगाएंगे। तो बादर जीवों में इन्होंने 2 गाथाएं लिखी हैं, अलग अलग प्रकार से इन्होंने समझाया है। देखें, पल्ला संख्ये जवहिद, पल्ला संख्ये जवहिद, पदरंगुल भाजी दे जग, पदरंगुल भाजी दे जग, पदरे जल भूणिप बादरया, जल भूणिप बादरया, पुण्ना आवलि असंख भजेद कमा, पुण्ना आवलि असंख भजेद कमा, पल्ला संख्येज वहिद, पदरंगुल भाजी दे जग, पदरे जल भूणिप बादरया, पुण्ना आवलि असंख भजेद कमा। देखें, यहां पर अब बादर जीवों में बता रहे हैं कि बादर जीवों में पर्याप्तक ज्यादा है कि अपर्याप्तक ज्यादा है। देखें, पल्ल असंख्येज अवहिद, पल्य के असंख्यातवें भाग से भाग लगाना है। किसमें? पदरंगुल, प्रतरांगुल जो होगा, प्रतरांगुल में किसका भाग लगाएंगे? पल्य के असंख्यातवें भाग से भाग लगाया प्रतरांगुल में। अब जो भागफल आया उस भागफल का भाग लगाएंगे जगत पदरी, जगत प्रतर में। जगत प्रतर में किसका भाग लगाना है? प्रतरांगुल का। कौन से प्रतरांगुल का? वह प्रतरांगुल जो पल्य के असंख्यातवें भाग से भाजित है। ऐसे उस प्रतरांगुल का जो भागफल निकलेगा उसका भाग जगत प्रतर में लगाएंगे, तो जो संख्या निकलेगी वो संख्या किसकी निकलेगी? वो संख्या निकलेगी जल कायकों की। अब जल कायकों में भी किसकी? बादर या पुन्ना, बादर पर्याप्तकों की निकलेगी। बादर पर्याप्तकों की जल कायकों की संख्या कितनी है? पदरांगुल में या प्रतरांगुल में पल्ल के असंख्यातवें भाग का भाग लगाएं, फिर जो भागफल निकले उसका भाग जगत प्रतर में लगाएं, तो जो भागफल निकलेगा उतनी संख्या जल कायक जीवों में बादर पर्याप्तकों की होती है। फिर आगे बता रहे हैं भू, भू का मतलब है पृथ्वी कायक। फिर इणी, इणी का मतलब होता है निगोद, और फिर पा से लिखा है प्रतिष्ठित। तो यहां पर 2 शब्द लिखे हैं, इणी और पा। तो यहां पर चूंकि प्रत्येक वनस्पति की चर्चा है, साधारण वनस्पति की चर्चा आगे आने वाली गाथाओं में करेंगे। तो यहां पर नी से जो निगोद है, उस निगोद से साधारण वनस्पति का ग्रहण नहीं करना है।
यहां पर अपन दो प्रकार की वनस्पति देखेंगे जो प्रत्येक वनस्पति थी, एक सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित किसे कहते हैं? जो साधारण शरीर से सहित होती है वो सप्रतिष्ठित है। तो यहां पर जो निगोदीय जीवों से सहित है, इसीलिए इधर नी शब्द लिख दिया, और नी शब्द से ग्रहण करेंगे सप्रतिष्ठित प्रत्येक का, और फिर जो बाद में पा शब्द लिखा है उससे करेंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक का। तो नी से सप्रतिष्ठित प्रत्येक और पा से अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो इस गाथा में 4 प्रकार के जीवों की, बादर पर्याप्तक जीवों की संख्या बता रहे हैं। तो जलकायक की सबसे पहले बताई। जलकायक की कितनी है? जगत प्रतर में प्रतरांगुल का भाग लगाना है। वो भी प्रतरांगुल कैसा है? पल्य के असंख्यात्मक भाग से भाजित है। उसका जो भाग लगाया तो जो संख्या निकली वो जलकायक जीवों की निकली। अब जलकायक जीवों के बाद जो जलकायक जीवों की संख्या होगी उसमें आवली असंख्य भजित कमा, आवली के असंख्यात्मक भाग से भाग लगाएंगे तो पृथ्वी कायकों की निकलेगी। फिर पृथ्वी कायकों की जो संख्या होगी उसमें पुनः आवली के असंख्यात्मक भाग का भाग लगाएंगे तो फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक की संख्या निकलेगी, और फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक की जो संख्या निकलेगी उसमें फिर आवली के असंख्यात्मक भाग का भाग लगाएंगे तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या निकलेगी। तो इस प्रकार से इधर जलकायक बादर जीवों की संख्या ज्यादा है, फिर पृथ्वी कायक बादर पर्याप्तकों की उससे कम, इससे भी कम सप्रतिष्ठित प्रत्येक बादर पर्याप्तकों की, और उससे भी कम अप्रतिष्ठित प्रत्येक बादर पर्याप्तकों की। इस प्रकार से अपन को लगाना है। ऊपर की गाथा में ये प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ऊपर सूक्ष्म जीवों की चर्चा थी, और प्रतिष्ठित प्रत्येक या अप्रतिष्ठित प्रत्येक जो होती है ये बादर ही होती है, इसमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता। यहां बादर होती है, इसीलिए बादरों की संख्या में इसको ग्रहण कर लिया। एक गाथा और देखें। विंदावली लोगाण, विंदावली लोगाण, मशंखम शंखम च तेउवाऊणम, मशंख शंखम च तेउवाऊणम, पज्जत्ताण पमाणम, पज्जत्ताण पमाणम, तेहि विहीणा अपज्जत्ता, तेहि विहीणा अपज्जत्ता, विंदावली लोगाण, मशंख शंखम च तेउवाऊणम, पज्जत्ताण पमाणम, तेहि विहीणा अपज्जत्ता। अब देखें, पर्याप्तकों की संख्या बता दी। अब पर्याप्तकों की संख्या में अभी 4 प्रकार के जीव बताए थे, जलकायक, पृथ्वी कायक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अभी वायु कायक रह गए और अग्नि कायक रह गए। इन 2 की संख्या इधर बता रहे हैं। विंदावली लोगाणम असंखम शंखम च तेउवाऊणम। विंदावली, विंद, विंद का मतलब है वृंद यानी समूह, आवली का समूह। अब एक आवली असंख्यात समयों की होती है, तो उन असंख्यात समयों का घन करना है। वृंद, वृंद का मतलब समूह बनाना है। जैसे मान लो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये जब घन करते हैं तो उसी संख्या का 3 बार गुणा करते हैं। तो बिंदावली लोगाणम असंखम शंखम च तेउवाऊणम। अब इधर गाथा को अर्थ समझे कैसे लगाना है। तेउवाऊणम, पहले लिखा तेज कायक, फिर लिखा है वायु कायक। तेज कायक के लिए सबसे पहले लिखा है इधर विंदावली, और फिर लिखा है लोगाण। पहले लिखा है असंखम, फिर लिखा है शंखम। अब इनको क्रम से लगाना है। विंदावली, असंखम, तेऊ, क्रम से देखें 3 जोड़े हैं, विंदावली और लोगाण ये एक जोड़ा है, असंखम शंखम ये एक जोड़ा है, तेऊ और बाऊ ये एक जोड़ा है। अब इसमें जो पहले पहले शब्द दिया है उनका एक क्रम बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? विंदावली, असंखम, तेऊ, लोगाण, शंखम, वाऊ। तो अर्थ क्या निकलेगा? जो वृंदावली है मतलब घनावली है, उस घनावली का जो असंख्यात्मा भाग निकलेगा, उस असंख्यातवे भाग प्रमाण तेजस कायक पज्जत्ताणम, ये अग्निकायक जीवों में पर्याप्तकों का प्रमाण है। ठीक है, घनावली के असंख्यातवे भाग प्रमाण, असंख्यात घनावली का असंख्यात्मा भाग का भाग लगाएंगे तो फिर क्या निकलेगा? तेजस कायकों की पर्याप्तकों का प्रमाण निकलेगा बादरों में। और लोक के संख्यात्मक भाग प्रमाण,
जितनी वायुकायिक जीवों की संख्या है उस वायुकायिक जीवों की संख्या में लोक के संख्यातवें भाग का भाग लगाएंगे तो फिर जो प्रमाण निकलेगा वो कहलाएगा वायुकायिक में पर्याप्तकों का प्रमाण। अब अपन ने अग्निकायकों की कुल संख्या देख ली थी, वायुकायकों की कुल संख्या देख ली, उस कुल संख्या में बादरों की संख्या निकल आई। अब उन बादरों में पर्याप्तकों की संख्या निकल आई। तो जो अग्निकायक में बादरों की कुल संख्या है उस कुल संख्या में से पर्याप्तकों की संख्या घटाएंगे तो अपर्याप्तकों की निकल आएगी। इसी तरह से वायुकायकों में लगाएं, वायुकायकों में जो बादरों की कुल संख्या है उस कुल संख्या में से पर्याप्तकों की संख्या घटाएंगे तो अपर्याप्तकों की निकल आएगी। इसीलिए लिखा पज्जत्ताण प्रमाणम, ये तो पर्याप्तकों का प्रमाण हो गया। तेहिम विहीना अपज्जत्ता, और उनको घटा दें तो अपर्याप्तकों का प्रमाण निकल आएगा। कुल मिलाकर के यहां संख्या किसी की भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जीव असंख्याता संख्यात होते हैं। लेकिन इनके निकालने का तरीका क्या है? जो बादर जीव जल कायक है या बादर जीव अग्निकायक है, ये बादर अग्निकायक जीवों का जितना प्रमाण है, मान लो बादर अग्निकायक जीवों का प्रमाण 1000, अब उनमें जो पर्याप्तक जीव हैं वो 200 हैं, तो अब 1000 में से 200 घटाओगे तो 800 निकल आएंगे। ये कौन है? ये अपर्याप्तक हो गए। पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों को मिला दिया तो बादर जीव निकल आए, और बादरों में से पर्याप्तकों को घटाया तो अपर्याप्तक, और अपर्याप्तकों को घटाया तो पर्याप्तक। ऐसे इनकी संख्या निकाली गई है। तो पहले सूक्ष्म जीवों का कथन कर दिया, फिर बादल जीवों का कथन कर रहे हैं, और बादल जीवों में भी पर्याप्तक अपर्याप्तकों की संख्या इधर इन्होंने बता दी। तो इधर तक पहली गाथा में जलकायक, अग्निकायक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक की बात कही थी। इस गाथा में अग्निकायक और वायुकायक की बात कर दी। अब अपनी रह गई साधारण वनस्पति। तो साधारण वनस्पति में सूक्ष्म बादर का जो भेद होता है, तो सूक्ष्म की संख्या तो इन्होंने पहले ही एक ही गाथा में सभी का वर्णन कर दिया। अब साधारण वनस्पति में जो बादर जीव हैं उन बादर जीवों में कैसे भेद बनेगा और उन बादर जीवों में पर्याप्तक अपर्याप्तकों की संख्या कितनी होगी, इसका वर्णन आगामी गाथाओं में आएगा। उसको अपन कल की कक्षा में देखेंगे। थोड़ा सा विषय कठिन जरूर है, लेकिन बस इसको हल्का सा समझना है। समझना क्या है? सामान्य से अपन समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा है, बादर जीवों की संख्या कम है। सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तकों की संख्या ज्यादा है, अपर्याप्तकों की कम है। बादर जीवों में पर्याप्तकों की संख्या ज्यादा है कि कम है, ये अपन को इसमें अलग अलग लगाना पड़ेगा। कि वृंदावली का जब हम भाग लगाएंगे तो असंख्यात में भाग प्रमाण तो पर्याप्तक है, असंख्यात्मा भाग, और बहुभाग प्रमाण अपर्याप्तक निकलेंगे। तो बादरों में अपर्याप्तकों की संख्या ज्यादा है और सूक्ष्मों में पर्याप्तकों की संख्या ज्यादा थी। ये थोड़ा सा डिफरेंस अपन को समझना है। इस विषय को कल की कक्षा में एक बार पुनः अपन रिवीजन के रूप में फिर से चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, समय अपना हो गया। कल की कक्षा में आगामी विषय को देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।